Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब आप स्मार्ट मनी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) के फुटप्रिंट्स को ट्रेस करते हैं। जब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं तो आम लेमैन सिर्फ सड़कों और पुलों तक सोचता है, लेकिन रियल वेल्थ ट्रांसफ़र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज में हो रहा है। आज हम किसी एक स्टॉक को नहीं बल्कि उन ट्विस्टी मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और प्रोस्पेक्टसेस का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्हें आम इन्वेस्टर समझने से घबराता है। हम फाइनेंशियल फंडामेंटल और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करेंगे कि सीपेक फेज 2 में चाइनीज़ कैपिटल किन नए सेक्टर्स में फ्लो कर रहा है। इन 15 कोर कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप अपना पोर्टफोलियो उन इंडस्ट्रीज के साथ अलाइन कर लेंगे जो आने वाले 5 से 10 साल तक पीएसएक्स को डोमिनेट करने वाले हैं। चलिए इस इंटेलेक्चुअल जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईपीपी डोमिनेंस। सीपेक का फेज मुकम्मल तौर पर पावर जनरेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के गिर्द घूम रहा है। पीएसएक्स पर लिस्ट होने वाली पावर कंपनीज जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइनीज इक्विटी शामिल है, उनका फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन कंपनीज ने पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस सॉल्व करने में बड़ा किरदार अदा किया है और अब ये स्टेबल कैश काउस बन चुकी हैं। मार्केट का फोकस अब नए पावर प्लांट्स लगाने से निकल कर इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मेंटेनेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक आम इन्वेस्टर को उन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पर गहरी नज़र रखनी चाहिए जिनके पावर परचेज एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म और हाईली सिक्योर हैं। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि क्या सर्कुलर डेट इन चाइनीज़ आईपीपीज के डिविडेंड्स को परमानेंटली रोक सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। सर्कुलर डेट से पेमेंट्स डिले ज़रूर होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई सॉवरेन गारंटीज़ की वजह से इनका प्रिंसिपल और डिविडेंड पे आउट कम्प्लीटली सिक्योर रहता है। पॉइंट नंबर 2, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, सॉवरेन गारंटीज एंड रिस्क मिटिगेशन। देखिए, चाइनीज़ आईपीपीज के फाइनेंशियल मॉडल को समझना आम इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल और ज़रा ट्विस्टी है। इनके प्रोस्पेक्टसेस में सॉवरेन गारंटी का लफ्ज़ बार बार आता है। इसका प्योरली फाइनेंशियल मतलब ये है कि स्टेट खुद इनकी पेमेंट्स का जिम्मेदार है। सर्कुलर डेट की वजह से इनके ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट पर बढ़ ज़रूर जाते हैं, लेकिन इस गारंटी की वजह से उनका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। इस सॉलिड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बुनियाद पर ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को हैवीली और कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको इनके फाइनेंस कॉस्ट और रिसीवेबल साइकिल्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए ताकि कैश फ्लो का सही अंदाज़ा हो सके। लेकिन सवाल तो आता है कि अगर गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या ये गारंटी काम आती है? तो देखिए, उसका जवाब ये है कि सॉवरेन डिफ़ॉल्ट एक एक्सट्रीम सिनेरियो है, लेकिन उससे पहले आईएमएफ और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत इन फॉरेन पावर प्रोड्यूसर्स की पेमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर क्लियर किया जाता है ताकि एफडीआई मुतासिर ना हो। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की जानिब, ब्रेकआउट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जब हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो सीपेक फेज 2 की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट स्टॉक्स में मैसिव वॉल्यूम स्पाइक्स आगे नजर आना शुरू होंगे। सीपेक के नए इंडस्ट्रियल जोन्स और रेलवेज के अपग्रेडेशन ML1 वगैरह के लिए लोकल सीमेंट और स्टील की डिमांड में बेतहाशा इजाफा एक्सपेक्टेड है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इन सेक्टर्स में 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के गोल्डन क्रॉस को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जब भी कोई सेक्टर बड़े वॉल्यूम के साथ अपनी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो स्मार्ट मनी की एंट्री का क्लियर सिग्नल होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करके अर्ली एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि सीमेंट सेक्टर की टेक्निकल रैली कितनी देर सस्टेन कर सकती है? तो उसका जवाब ये है, जब तक इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते रहेंगे और मेगा प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड एग्जीक्यूशन चलती रहेगी, ये रैली स्ट्रक्चरली इंटैक्ट रहेगी। अब चलते हैं हमारे
पॉइंट नंबर 4, टेक एंड टेलीकॉम जॉइंट वेंचर्स की तरफ ऐसे फंडामेंटली समझते हैं। देखिए सीपैक अब सिर्फ ईंटों और गाड़ियों का प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि अब ये एक डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल कॉरिडोर बन चुका है। चाइनीज टेलीकॉम जायंट्स और लोकल पीएसएक्स टेक कंपनीज के दरमियान होने वाले जॉइंट वेंचर्स जेवीज आने वाले वक्त की सबसे बड़ी फंडामेंटल स्टोरी हैं। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट ग्लोबल टेक का पूरा लैंडस्केप बदल रही है। इन जेवीज की वजह से लोकल कंपनीज को सस्ती टेक्नोलॉजी और मैसिव स्केल मिल रहा है और उनकी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे टेक स्टॉक्स जिनकी ऑर्डर बुक में चाइनीज पार्टनरशिप शामिल हैं वे फ्यूचर के मल्टी बैगर्स साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है कि क्या इन जेवीज से लोकल कंपनीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी लूज होती है? तो उसका जवाब ये है, आमतौर पर जेवीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स शामिल होते हैं जो लोकल कंपनीज को आईपी राइट्स और ऑपरेशनल कंट्रोल सिखाते हैं, न कि उन्हें डिप्राइव करते हैं। हम चलते हैं अब अपने 5वें पॉइंट की जानिब, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग एंड पोर्ट ऑपरेशंस। फाइनेंशियली इसे सारा समझते हैं। गवादर पोर्ट और केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट के आसपास के लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड लॉजिस्टिक्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स की बैलेंस शीट्स अब एक्सपेंडिंग कार्गो वॉल्यूम शो कर रही हैं। जैसे जैसे चाइना का ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के रास्ते बढ़ेगा, इन शिपिंग और टर्मिनल कंपनीज का रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में एस्केलेट करेगा। इन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक क्रिटिकल मेट्रिक है जिसे ट्रैक करना लाजमी है। जिस कंपनी की लॉजिस्टिक कैपेसिटी और वेयर हाउस ऑपरेशंस एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहे हैं, वहाँ स्मार्ट मनी पार्क हो रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है कि टर्मिनल ऑपरेटर्स अपनी डॉलर अर्निंग्स को पीकेआर डिप्रिसिएशन से कैसे बचाते हैं? उसका जवाब ये है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आमतौर पर डॉलर लिंक्ड होते हैं, यानी जब डॉलर महंगा होता है इनकी लोकल करेंसी में रेवेन्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर बढ़ जाती है। चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की जानिब, द ईवी रेवोल्यूशन इन ऑटो असेंबलिंग। इसे फंडामेंटली समझते हैं। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर का फंडामेंटल लैंडस्केप चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवीज और हाइब्रिड मैन्युफैक्चरर्स के आने से टोटली डिसरप्ट हो रहा है। BYD, चंगान वगैरह जैसी गाड़ियाँ लोकल PSX लिस्टेड ऑटो असेंबलीज के साथ मिलकर मैसिव प्लांट्स लगा रही हैं। ये डिसरप्शन पुराने जापानीज ऑटो मोनोपोली को ख़त्म कर रही है और मार्केट में नए प्राइस पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लोकल ऑटो असेंबलर्स को टारगेट करना चाहिए जिन्होंने EV ट्रांजिशन के लिए चाइनीज पार्टनर्स के साथ एक्सक्लूसिव MOU साइन किए हैं। ये शिफ्ट सिर्फ कार्स तक महदूद नहीं बल्कि कमर्शियल ट्रक्स, बसेस में भी एग्रेसिवली आ रहा है। लेकिन यहाँ सवाल आता है, क्या पाकिस्तान का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर EV रेवोल्यूशन को सपोर्ट भी कर सकता है? तो उसका जवाब है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वीक ज़रूर है, लेकिन स्पीड पैक के तहत चार्जिंग स्टेशंस और ग्रिड अपग्रेडेशन पर काम चल रहा है जो इस ट्रांजिशन को 3 से 5 साल में वाइबल बना देगा। पॉइंट नंबर 7, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन इन माइनिंग एंड EMP, एनर्जी एंड पावर। इसे ज़रा टेक्निकली देखते हैं। देखिए सीपैक फेज 2 में मिनरल एक्सट्रैक्शन और माइनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो चार्ट्स पर क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। कॉपर, कोल, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से मैसिव वॉल्यूम एक्यूमुलेशन देखी जा सकती है। टेक्निकल चार्ट पर जब आप प्राइस कंसोलिडेट कर रही हो, OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम लगातार ऊपर जा रहा हो, तो ये हिडन बाइंग की निशानी होती है। चाइनीज कंपनीज थरकोल और बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे लोकल लिस्टेड माइनिंग कंपनीज री रेट हो रही हैं। इस टेक्निकल डाइवर्जेंस को समझकर ही आम इन्वेस्टर बॉटम फिशिंग कर सकता है। लेकिन सवाल तो यहाँ आता है कि माइनिंग स्टॉक्स में ब्रेकआउट कंफर्म करने का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? देखिए उसका जवाब है, ब्रेकआउट को हमेशा 30 डे एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम के साथ वैलिडेट करना चाहिए, वरना वो फेक आउट, ट्रैप हो सकता है। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 की जानिब, एनालाइजिंग FDI फ्लोज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। किसी भी सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा लगाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंथली FDI रिपोर्ट्स का डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखते हैं कि चाइनीज़ कैपिटल, स्पेसिफिकली
किन होल्डिंग कंपनीज या सेक्टर्स में पार्क हो रहा है, तो आप ट्रेंड को फ्रंट रन कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होल्डिंग कंपनी जिनके सब्सिडरी सीपैक प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट कर रही हैं, उनकी सम ऑफ द पार्ट्स SOTP वैल्यूएशन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। FDI डायरेक्टली इक्विटी इंजेक्शन की शक्ल में आती है जो कंपनी के डेट बर्डन को कम करती है और लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस फाइनेंशियल मेट्रिक को ट्रैक करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करता है। लेकिन सवाल तो यहाँ फिर भी आता है कि होल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना डायरेक्ट सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने से बेहतर क्यों है। उसके सवाल का जवाब ये है कि होल्डिंग कंपनीज डाइवर्सिफाइड होती हैं और अक्सर उनके शेयर्स अपनी नेट एसेट वैल्यू NAV से डीप डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जो डबल अपसाइड पोटेंशियल बना देते हैं। पॉइंट नंबर 9, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग। फंडामेंटली समझते हैं इसे। देखिए, सीपैक के नए फेज का सबसे बड़ा फंडामेंटल पिलर एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जिसे रिटेल पब्लिक बिल्कुल इग्नोर कर रही है। चाइनीज मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, हाई हील्ड सीड्स और ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के फर्टिलाइजर और एग्री टेक स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेंज कर रहे हैं। टेस्ट एक्सपर्टिस फर्टिलाइजर कंपनीज और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एग्रीकल्चर बूम के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। जब कॉर्पोरेट फार्मिंग बढ़ती है तो पर एकड़ यील्ड मैक्सिमाइज होती है, जिससे इन एलाइड इंडस्ट्रीज की टॉप लाइन ग्रोथ इंश्योर होती है। ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट रेवेन्यूज दोनों को बूस्ट देती है। लेकिन सवाल तो आता है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर डिमांड में कितना इजाफा मुतवक्किल है। इसका जवाब ये है, कॉर्पोरेट लेवल पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग शुरू होने से हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स और स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स की डिमांड में डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ आने का स्ट्रॉन्ग इम्कान है। पॉइंट नंबर 10, ट्रैकिंग सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजीज। आइए सेक्टर रोटेशन को टेक्निकली जरा समझते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी कभी एक सेक्टर में हमेशा के लिए नहीं बैठी रहती, बल्कि वो टेक्निकल सेक्टर रोटेशन का फॉर्मूला यूज करती है। हम चार्ट्स पर पैटर्न्स देख सकते हैं कि कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता से ओवर वैल्यूड पावर सेक्टर से निकलकर अंडर वैल्यूड टेक और एग्री सेक्टर्स की तरफ रोटेट हो रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन RSI इंडिकेटर हमें बताता है कि कौन सा सीपैक रिलेटेड सेक्टर KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे और कर सकता है। जब एक सेक्टर का ट्रेंड एग्जॉस्ट होने लगता है तो इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा नए इमर्जिंग सेक्टर में शिफ्ट कर देते हैं। इस टेक्निकल फ्लो को मास्टर करके आप अपने हमेशा मार्केट के अगले मूव से एक कदम आगे रह सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि रिटेल इन्वेस्टर सेक्टर रोटेशन को कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता है। जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, किसी भी सेक्टर के ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या सेक्टर इंडेक्स का KSE 100 के साथ रेशियो चार्ट बनाकर आप इजीली इस आउट परफॉर्मेंस को स्पॉट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स PKR और RMB के दरमियान। आइए इस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पर जरा समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में सीपैक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट PKR और चाइनीज युआन RMB के दरमियान होने वाले करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं। आमतौर पर हमारी इंपोर्ट हैवी कंपनीज को डॉलर की शॉर्टेज या एक्सपेंसिव कन्वर्जन रेट की वजह से मैसिव एक्सचेंज लॉसेस होते हैं। लेकिन जो कंपनी सीपैक के तहत डायरेक्ट युआन में ट्रेड सेट कर रही हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी। इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म की वजह से इन कंपनीज का ऑपरेटिंग मार्जिन सिक्योर रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ये उन कंपनीज के लिए एक गेम चेंजर है जो रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या युआन में ट्रेड करने से कंपनी का डॉलर डेट कम हो जाएगा? तो उसका जवाब है, डॉलर डेट डायरेक्ट कम नहीं होता, लेकिन फ्यूचर इंपोर्ट्स के लिए डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म होने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर कम जरूर होता है। चलते हैं हमारे थर्ड लास्ट पॉइंट की जानिब। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है ये, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs एंड टैक्स हॉलीडेज। फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत अहम हिस्सा है किसी कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट होता है, जो उसकी बॉटम लाइन को डिफाइन करती है। सीपैक के तहत बनने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्लांट लगाने वाली कंपनीज को 10 साल तक की मैसिव टैक्स हॉलीडेज दी जा रही हैं। जब एक लिस्टेड कंपनी धाबेजी या राशाकाई
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में शिफ्ट होती है तो उसकी अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस टैक्स एग्जेम्पशंस की वजह से फॉरेन डबल हो सकती हैं। प्रोस्पेक्टस में दी गई इन टैक्स एग्जेम्पशंस की डिटेल्स को पढ़ना आम इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है ताकि रियल वैल्यूएशन समझ आ सके। ये गवर्नमेंट का एक लीगल और फंडामेंटल इंसेंटिव है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जा सके। लेकिन सवाल आता है कि टैक्स हॉलिडे ख़त्म होने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस पर क्या असर पड़ता है। तो उसका जवाब ये है, टैक्स हॉलिडे ख़त्म होने से पहले अगर कंपनी ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया है तो टैक्स लगने के बावजूद उनकी ओवरऑल प्रॉफिट ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव ही रहती है। चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की जाने, आइडेंटिफाइंग सपोर्ट जोन्स इन कंस्ट्रक्शन। इसे टेक्निकली समझते हैं। देखिए, सीपेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऐलान के बावजूद कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स चार्ट्स पर काफ़ी हाईली वॉलेटाइल रहते हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इन स्टॉक्स के उनके डिमांड जोन्स या मेजर हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल्स पर पकड़ना लाजमी है। अक्सर ये होता है कि प्रोजेक्ट्स की डिले न्यूज़ आती है और रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल करते हैं, जहां स्मार्ट मनी उन्हें सपोर्ट लेवल पर अब्सॉर्ब कर लेती है। ट्रेंड लाइन एनालिसिस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बताती हैं कि बाय द डिप किस एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पर सबसे सेफ है। इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट पर खरीदने से बेहतर सपोर्ट पर एक्यूमुलेट करना होता है। तो यहाँ सवाल आता है, अगर सपोर्ट लेवल टूट जाए तो क्या करना चाहिए। तो जवाब ये, अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पर मेजर सपोर्ट टूट जाए तो फौरन स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना चाहिए, क्योंकि वहां से ट्रेंड टोटली बेरिश हो जाता है। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की जाने, रिपैट्रिएशन ऑफ जेवी प्रॉफिट्स, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। चाइनीज कंपनीज और उनके लोकल पीएसएक्स पार्टनर्स के फाइनेंशियल्स पढ़ते वक्त प्रॉफिट रिपैट्रिएशन का कॉलम बहुत सेंसिटिव होता है। जब सीपेक प्रोजेक्ट्स प्रॉफिट कमाते हैं तो चाइनीज फर्म्स अपना हिस्सा डॉलर में चाइना वापस ले जाना चाहती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज और लोकल डॉलर लिक्विडिटी इस प्रोसेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अगर रिपैट्रिएशन आसान हो तो मजीद एफडीआई आती है, अगर मुश्किल हो तो चाइनीज पार्टनर्स अपना प्रॉफिट दोबारा पाकिस्तान में ही रिटेन्ड अर्निंग्स नए प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट कर देते हैं। ये री इन्वेस्टमेंट लोकल पीएसएक्स पार्टनर की बैलेंस शीट और इक्विटी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि प्रॉफिट पाकिस्तान में री इन्वेस्ट होने से लोकल शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा। इसका जवाब ये है कि री इन्वेस्टमेंट से कंपनी बिना नया लोन लिए एक्सपैंड करती है, जिससे फ्यूचर अर्निंग, बुक वैल्यू और शेयर प्राइस तेज़ी से ऊपर जाती हैं। चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की जानिब, द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। इसे फंडामेंटली ज़रा समझते हैं। देखिए, आखिरी और सबसे मेजर फंडामेंटल शिफ्ट जो सीपेक में आ रही है वो कोल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, न्यूक्लियर की तरफ है। ग्लोबल क्लाइमेट प्रेशर्स और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से चाइनीज इन्वेस्टर्स अब सोलर, ग्रिड और विंड फार्म्स में अपना कैपिटल पंप कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड वो एनर्जी कंपनीज जो रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स एक्वायर कर रही हैं, उन्हें ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फंड से प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है। इन पावर प्रोजेक्ट्स का सेटअप कॉस्ट कम है और इनकी मेंटेनेंस नेग्लिजिबल है, जो इनके कैश फ्लोस को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। फ्यूचर का एनर्जी पोर्टफोलियो इस ग्रीन ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई किए बिना नामुकम्मल है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल आता है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पुराने थर्मल प्लांट्स को बैंकरप्ट कर देंगे। तो इसका जवाब ये, फौरी तौर पर तो नहीं, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बेस लोड की ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ ग्रीन एनर्जी ही में मिलती है। आज हमने सिर्फ खबरों पर बात नहीं की, बल्कि सॉवरेन गारंटी से लेकर SEC टैक्स हॉलिडेज और सेक्टर रोटेशन का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को डिकोड किया है। सीपेक का दूसरा फेज ईंटों का नहीं, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और EV का है। मेरा आपसे एक फंडामेंटल सवाल है, आपके ख्याल में अगले 5 साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कौन सा सेक्टर सीपेक की वजह से सबसे बड़ा मल्टीबैगर बनेगा? टेक, टेलीकॉम, जेवीज या द EV ऑटो असेंबलीज? स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट फॉलो करें और अपना एनालिसिस हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हमेशा नंबर्स पर फोकस करें, नैरेटिव्स पर नहीं।
Like, share, and subscribe. Nahil Point Zero. Until next time, take care. Allah Hafiz. Happy trading.